आपस में संघर्ष मत करिए, ये विषय राजनीति का नहीं। मैं एक बात बताऊं, हम लोग तो चलो कम अनुभव वाले लोग हैं, सरकार का सिस्टम उतना नहीं जानते, प्रशासन का, लेकिन निर्मल जी जानती हैं, वो डीजीपी रहे धर्मेंद्र ने। मैं देश के एक दूसरे बड़े ब्यूरोक्रेट का उदाहरण देता हूं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, अन्य पदों पर तो रही, और भारत के प्रधानमंत्री के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, नृपेंद्र मिश्रा जी। उनके पास तो अनुभव कमी नहीं देवेंद्र जी, नहीं ना। वो कोई ब्लॉक ऑफ वीडियो तो रहे नहीं, उनके पास तो बड़ा अनुभव है ना निर्मल जी। उन्होंने कहा अभी कल, देवेंद्र भाई सुनो, कि राम मंदिर में अयोध्या में 1600 लोग बिना किसी लिखत पढ़त के बिल्ला लटकाए घूमते हैं, उनका कोई कागज में कहीं नहीं, उनको तनख्वाह मिल रही है, उनका कोई दायित्व नहीं, कोई कार्य विभाजन नहीं, क्या? और वो सब वहां मैनेजर बन के घूम रहे 1600 लोग। ऐसा मैं नहीं कह रहा, और धर्मेंद्र कहते तो भी मैं नहीं मानता। मैं कहता चलो सपा वाले हो सकता गलत बोल रहे हो, ये नृपेंद्र जी कह रहे हैं जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। वहां क्या भंडारा करने था कि इन सबको आपने घुसा दिया? मंदिर परिसर के अंदर जो भी गया उसका दायित्व क्यों नहीं तय हुआ? वो क्या करेगा ये क्यों नहीं लिखत पढ़त में हुआ और सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? देश जानना चाहे कि रामलाल यहां क्या करता है, तो पता क्यों नहीं लगे एक सिंगल क्लिक में कि रामलाल की ड्यूटी ये जो दाएं तरफ गुलाब के पेड़ लगे इनमें पानी डालने की, ये क्यों नहीं पता लगेगा हमको? ये कोई गुप्त बात है क्या? राम मंदिर देश के संसाधनों से चल रहा है, देश के नागरिकों के संसाधनों से चल रहा है ना, सरकारी ग्रांट से तो नहीं चल रहा ना देवेंद्र भाई। ये मैं नहीं कह रहा, नृपेंद्र जी ने कहा कि 1600 लोग बिना किसी दायित्व के, और उन्होंने एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, वो मैं यहां करना चाहता हूं। उन्होंने मालूम क्या शब्द इस्तेमाल किया कि ऐसा लगता है देख के, उन्होंने हंस के कहा ऐसा लगता है देख के, निर्मल जी आप भी सुनिए, कि ऐसा लगता है देख के कि 1600 लोगों का, स्वयंसेवकों का एक सिटी बना दी गई, 1600 स्वयंसेवकों का शहर। ये निर्मल अरे उन्होंने कहा नृपेंद्र मिश्रा जी ने। मेरा जोर जिम्मेदारी तय करने पर है, अयोध्या में भी और यहां भी। मैं अयोध्या में भी चिंटू पिंटू की गिरफ्तारी के फेवर में नहीं हूं, उनकी गिरफ्तारी मुझे संतुष्ट नहीं करेगी देवेंद्र जी। जो व्यक्ति अयोध्या के मंदिर का व्यवहारिक अर्थों में मुख्य प्रशासक है वो दंडित होना चाहिए, राष्ट्र को दिखना चाहिए कि वो दंडित हो रहा है। एक जो व्यक्ति मुख्य रूप से जिम्मेदार है बड़े पद का इस व्यवस्था के लिए, लखनऊ वाली, वो जेल जाता दिखना चाहिए। बाकी सब कहानी है महाराज, बाकी मेरे लिए सब कहानी है। क्यों जेल नहीं जाए? जो किसी की जेब से 100 रुपया चोरी पॉकेट मारी कर ले वो भी जेल जाता है ना भारत के कानून के तहत। शांति भंग में जेल चले जाते हैं लोग, जाते हैं ना। तो ये 15 लोगों की हत्या में कोई जेल नहीं जाएगा बड़ा आदमी, मुझे स्वीकार्य नहीं। बड़ों को जेल जाना सीखना चाहिए, और नहीं सीखना चाहते तो उनको बलपूर्वक जेल भेजकर सिखाइए कि जेल कैसी होती है। निर्मल जी गलत तो नहीं कहा? जब तक बड़े जेल नहीं जाएंगे सिपाहियों को दंडित करने से लाभ नहीं होगा। मैंने 2 नाम बताए देवेंद्र भाई, यहीं से शुरुआत करा दो, वाइस चेयरमैन एलडीए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ। हत्या का मुकदमा में लिखवाओ, क्या दिक्कत है? हत्या का मुकदमा क्यों नहीं लिख सकता? मेरे ख्याल से राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा तो सबके खिलाफ मुकदमा लिख सकता है निर्मल जी। और ये राष्ट्रपति और राज्यपाल तो नहीं है, एलडीए का वीसी और डीएम लखनऊ। ये नजीर उत्तर प्रदेश से सेट हो,
देवेंद्र भाई पूरे देश के लिए ये एक शुभ संकेत हो जाएगा। सारी ब्यूरोक्रेसी में मैसेज चला जाएगा कि वो दीवार गिर गई जो दीवार हमको बचा के रखती थी। एक बार तो बलिदान करना ही पड़ेगा 2-4 को, देवेंद्र जी 2-4 को बलिदान करना ही पड़ेगा, अन्यथा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। और माफ करिएगा, मैंने अपने पूरे पत्रकारी जीवन में कभी इस ऐसे खबरों को महत्व दिया ही नहीं कि फलाना अधिकारी निलंबित कर दिया गया। निलंबित का मतलब होता है और मौज, क्या पहले ऑफिस तब भी जा रहा है, 8 घंटे बाद कुछ तो सिर खपा रहा है। निलंबित में तो टी शर्ट और निक्कर पहन के शोले देख रहा है, शोले के बाद पाकीजा और शाम को क्लब। क्या निलंबित अधिकारी की कोई इज्जत कम हो जाती है? नहीं ना। आपके गांव में निलंबित आए चाहे पद वाला आए, बराबर सम्मान होगा, क्योंकि आपको ये पता है जो भैया निलंबित हैं ये कल मेरठ के कमिश्नर होके आ सकते हैं, ये तो पता ही है। ये बात सच्ची है। मैं लोगों से पूछता हूं कि अधिकारी निलंबित हो गया, अरे बोले भाई साहब हम तो फिर भी उनसे अपना रिश्ता मेंटेन रखे हैं, बोले 3 महीने बाद पता नहीं कहां पोस्टिंग पाके आ जाए है। तो निलंबित अधिकारी को ऐसा मत समझिए कि कोई मिठाई मिलना बंद हो जाती है, ना ना, रसमलाई नहीं लेकिन सोहन पापड़ी तो मिलती ही रहती है। आलोक जी गलत नहीं कह रहा, क्योंकि वो उसी तंत्र का हिस्सा है और उसको पता है कि लौट के आऊंगा। एक और नियम है, पता नहीं कितने लोगों को पता है, निर्मल जी को तो पता ही होगा। देवेंद्र जी, कोई राज्य सरकार किसी आईएएस अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को निलंबित कर दे, ठीक है, समझिएगा, 90 दिन के भीतर अगर केंद्र ने उसको अप्रूव नहीं किया तो उसका निलंबन अपने आप रिवोक हो जाएगा। बोलो जय श्री राम, बोलो जोर से। क्या उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते? निर्मल जी यही है ना, 90 दिन में वो अपने आप अपनी कुर्सी पे आ जाएगा, कहेगा देवेंद्र जी हटो मैं आ गया, मेरा निलंबन खत्म हो गया। उसके लिए कागज की जरूरत नहीं। ऐसा नियम स्कूल के मास्टर के लिए आपने क्यों नहीं बनाया? मैं पार्टी से हट के बात कर रहा हूं। ऐसा नियम स्कूल के प्रिंसिपल के लिए क्यों नहीं बनाया? ऐसा नियम किसी और के लिए क्यों नहीं बनाया कि वो अपने आप रिवोक हो जाएगा निलंबन? किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए है कि निलंबन अपने आप रिवोक हो जाएगा। फिर वो क्यों डरेगा देवेंद्र जी? फिर क्यों डरेगा आपसे? उसको पता है आप कितने भी बड़े नेता हों, क्या उखाड़ेंगे 90 दिन, इससे ज्यादा तो उखाड़ ही नहीं सकते। मैं दिल्ली बात कर लूंगा। तब मुझे ऐसे सैकड़ों आईएएस आईपीएस मिले होंगे जिन्होंने ये डायलॉग मारा होगा कि मेरा क्या कर लेगी भाई साहब कोई सरकार, बताइए, मैं तहसीलदार थोड़ी ना बना देगी मुझे कोई नहीं। और आईपीएस कहता मुझे दरोगा बना दोगे क्या, मैं तो आईपीएस ही रहूंगा। ये भाव अनियंत्रित शक्तियों को और ज्यादा विकराल बना देता है। सब लोग गए, सबने दृश्य देखा, सब अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या हम लखनऊ से एक शुरुआत कर सकते हैं? और मेरे लिए शुरुआत का अर्थ है एलडीए का वीसी, मैं नाम भी नहीं जानता एलडीए के वीसी का, ना लखनऊ के डीएम का, ये भी जान लीजिए, क्या नहीं तो मैं नाम से उल्लेख करता। उनकी गिरफ्तारी करिए, उनको जेल भेजिए। उनकी गिरफ्तारी से न सरकार गिर जाएगी, न कोई हंगामा मच जाएगा, न कोई हाय हाय हो जाएगी, न सपा वाले सड़क पर उतरेंगे। सपा वाले तो वैसे भी किसी मामले में सड़क पर नहीं उतर रहे, तो इसमें क्या उतरेंगे? आपने देखा कभी वो सड़क पर उतरे हो हाल फिलहाल? नहीं ना। आप गिरफ्तार करके भेजो जेल, एक बार जलूस तो निकालो राजा बाबुओं का। मैं फिर कहता हूं, नेता जनता की गाली खाए, जनता का आक्रोश झेले, अपमान झेले, और हर 5 साल बाद कितना भी प्रतापी नेता हो, जनता के समक्ष उसको इम्तिहान में बैठना पड़ता है। क्या देवेंद्र जी, आईपीएस आईएएस कभी इम्तिहान में नहीं बैठता, वो एक ही बार बैठता है संघ लोक सेवा आयोग के इम्तिहान में। उसके बाद तो वो 60 साल तक लठ हाथ में रखता है, चाहे जिसके दे देता है।
सिर्फ यही ना। या प्राइम पोस्टिंग के लिए नेताओं के वो काम करता है जो नहीं करना चाहिए। तो दो ही काम करते हैं ब्यूरोक्रेट। निर्मल जी, 12 साल पहले की बात है देवेंद्र जी, एक चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी बैठे थे, एक नेता, क्या वो नेता सरकार चलाने वाले 5 लोगों में से एक थे, मैं भी बैठा था, चाय वाय आई, सब दिल्ली में बैठे थे हम लोग। तो फिर उसमें जब चाय नाश्ता बर्फी हरफी खा ली तो उनने घंटी बजाई, नौकर नहीं सुन पाया, मक्खी आ रही थी, वो उनको इरिटेट कर रही थी। क्या 12 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार का जुड़ा किस्सा बता रहा हूं। तो वो प्रमुख सचिव, कौन सचिव होते, वो उस पद पर थे 2 महत्वपूर्ण विभागों में, वो उठा के कप प्लेट जो रखे आए अंदर। क्या या तो अधिकारी ये करते हैं या अनियंत्रित हो जाते हैं, बीच में नहीं रहते अधिकारी। निर्मल जी, सॉरी टू से, या तो वो नेता का झोला उठाते हैं। एक बड़े अधिकारी को मैंने देखा देवेंद्र जी, पुरानी बात बता रहा हूं, ये साथ ने मतलब ये समझ लीजिए 35-36 साल पुरानी बात बता रहा हूं। तो वो मुख्यमंत्री वो खाते थे डंडी वाली तमाकू में पान पराग मिला के कॉम्बिनेशन बनाते थे धर्मेंद्र जी ना। तो वो बड़ा मारक कॉम्बिनेशन हो जाता था। फिर वो तो 5 ही मिनट में पूरा चेहरा उनका पसीने से भीग जाता था, बहुत मारक हो जाता था वो। तो मैंने उनको छोटी सफेद तौलिया लिए खड़े देखा, लिया पहुंचा, फिर हाथ पकड़ा दिया। ये है सच्चाई मालिक। मैं फिर कहता हूं, देश में अगर हमें सुरक्षित जीवन देना है तो जिम्मेदारी डालनी होगी अधिकारियों की। अधिकारी सिर्फ कलेक्टर साहब और कप्तान साहब के लिए नहीं रखे गए, इनको जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। इतना बड़ा ओहदा लिया है तो जिम्मेदारी भी स्वीकार करिए। केवल मलाई खाने के लिए आप अधिकारी बने हैं क्या? ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, ना यूपी में, न जम्मू कश्मीर में, न तमिलनाडु में, न गुजरात में, न राजस्थान में, न मध्य प्रदेश में, न पंजाब में, पूरे भारत भूमि में कहीं भी नहीं। ये विषय राजनीति का नहीं, ये जीवन का विषय है, जीवन का विषय। सामान्य नागरिक और उसकी संतानें सुरक्षित कैसे रहे, ये उसका विषय है, ये संवेदना का विषय है, ये पीड़ा का विषय है, ये आक्रोश का विषय है। ठीक कह रहे थे धर्मेंद्र जी। कल जब मुझे पास से सूचना आई और मैंने इसके पहले दृश्य देखे तो मेरी आंख से आंसू निकल पड़ा था। मैं बहुत देर तक स्थिर नहीं हो पाया कि हे परमात्मा, ये क्या है। सच कह रहे थे वो कि अपने बच्चों का चेहरा दिमाग में घूमने लगा। उन माता पिता की छाती पर क्या गुजरा होगा, क्या लगा होगा कि इस आग में हम भी भस्मीभूत हो जाते तो जीवन से मुक्ति मिलती। वो माता पिता कभी जी नहीं पाएंगे मित्र, कभी नहीं जी पाएंगे। अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट एक परिवार पूरा चढ़ गया, अपने बाप की देखरेख के लिए आया था, मालवीय नगर के होटल में रुका था। 8 लोग जिंदा जल गए, विदेशी जल गए। क्या क्या संदेश गया? बाद में पता लगा उसके पास तो लाइसेंस ही नहीं था। कैसे चल रहा था होटल? और अगर इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है तो मैं सारे राजनीतिक लोगों से कहूंगा कृपया मेरा मार्गदर्शन भी करें। क्या बिना लाइसेंस के मैं भी कोई होटल खोल सकता हूं? बिना किसी लाइसेंस के कोई कोचिंग खोल सकता हूं? बिना किसी लाइसेंस के कोई अस्पताल खोल सकता हूं? या बिना किसी लिखा पढ़ी के किसी सरकारी जमीन पर अपना तंबू गाड़ सकता हूं? अगर इतनी उदारता देश में आ गई है तो मुझे भी बताया जाए। मेरे ख्याल से निर्मल जी, इतनी उदारता तो अभी आई नहीं देश में। सामान्य व्यक्ति तो अपने मकान बचा ले वही बहुत है, उसके लिए कब्जा छोड़ो। और एक आखिरी बात कहूंगा देवेंद्र भाई, एक छोटा सा तावीज देता हूं।
सबसे पहले ये सुरक्षित ये दिखवाइए कि जहां भी कॉमर्शियल काम हो रहा है, लोगों का आना जाना है, वहां बिना किसी हर्डल के फायर टेंडर जा सकते हैं कि नहीं। एक और जो बात धर्मेंद्र जी ने कही, जितना हमारे पास फायर टेंडर की क्षमता है ऊंचाई में, लंबाई, दूरी में, उसी के अनुरूप भवन बने। जब वो क्षमता भी बड़ी हो जाए तो बड़े भवन बन जाए। मैं नोएडा में देखता हूं, एक शायद कोई 100 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है देवेंद्र जी, 100 मंजिल की, 100 फ्लोर। उसके बनाने वालों में शामिल है, वो हमको मिले थे, वो गर्व से बता रहे थे, ईश्वर ना करे वहां कभी कुछ हो जाए, भगदड़ मच जाए क्या, तो आपके फायर टेंडर कहां तक फुब्बारा मार पाएंगे, कहां तक? ये सोचना चाहिए ना हमको। नहीं, हम आकाश तक भवन बना देंगे, ठीक है, उस भवन को सुरक्षा कैसे देंगे, कैसे देंगे? खोड़ा है बगल में, नोएडा में, यहां मेरा स्टूडियो है, वहां तो पुलिस की जीप भी नहीं जा सकती, फायर टेंडर छोड़िए। देवेंद्र जी, आप तो जानते हो खोड़ा, ईश्वर न करे वहां कोई परिस्थिति पैदा हो जाए, वहां तो मोटरसाइकिल साइकिल ही जा सकती है और कुछ नहीं। और आपदाएं मोटरसाइकिल और साइकिल से तो नहीं ठीक हो सकती। सोचिए मित्र, सोचिए, ये पार्टी का विषय नहीं, ये करुणा का विषय है, ये संवेदना का विषय है, ये पीड़ा का विषय है। इसको उसी सम्मान के साथ ग्रहण करिए।